चलिए, हम लोग बात कर रहे थे टूरिज्म सेक्टर में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 17 पॉइंट तक हम लोगों ने कवर किया था। 18वें नंबर के पॉइंट्स हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। 18वें नंबर के पॉइंट में है सरकार द्वारा दिए जाने वाले टूरिज्म सेक्टर में कुछ टैक्स इंसेंटिव्स, माने करों में कुछ छूट। उदाहरण के लिए जीएसटी। पहले जो है 7500 रुपए पर डे का जो कमरा होता था, होटल अगर आप लेने जा रहे हैं तो उसमें सरकार 18% जीएसटी लगाती थी। अब उसको 18% से घटाकर 12% कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार उसमें अलग अलग रेंज रखे कि अगर आप प्रतिदिन इतने रेंट वाला कमरा लेंगे तो जितना कम प्रतिदिन का उसका रेंट होगा उतना कम जीएसटी स्लैब लगाया जाएगा। ठीक है, तो एक तो टूरिज्म सेक्टर में यह सुधार किया गया ताकि होटल एकोमोडेशन अगर आपको सस्ता पड़ेगा तो टूरिज्म के प्रति, भारत के प्रति आपकी जो टूरिज्म फैसिलिटी है यहाँ वहां घूमने की वो टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, दूसरा टैक्स रिफंड फॉर टूरिस्ट। कुछ एक जगहों पर जैसे होटल पे या फूडिंग पे कहीं कुछ टैक्स या सर्विस टैक्स वगैरह जो टूरिस्ट से लिए जाते हैं वो उसके भारत छोड़ने से पहले उसको रिफंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में। वीजा फी रैशनलाइजेशन। वीजा फी पहले हम लोग बहुत ज्यादा लेते थे, अब उसको काफी देशों के लिए जैसे ई वीजा स्कीम है या अराइवल ऑन वीजा स्कीम है, इस तरीके से कई स्कीम के माध्यम से जो है वीजा फी को कम किया गया है, रैशनलाइज किया गया है ताकि लोग उस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकें। 19वें नंबर पे है यूजिंग टूरिज्म एज अ सॉफ्ट पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो पावर होती है वो दो प्रकार की होती है, हार्ड पावर, दूसरा सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर माने पूरी दुनिया में आप अपनी पहचान बनाते हैं मिलिट्री पावर के दम पे, थ्रेट के दम पे, तो उसको कहा जाता है कि आप हार्ड पावर कंट्री। जैसे अमेरिका एक हार्ड पावर कंट्री है, चाइना एक हार्ड पावर कंट्री है। ठीक है, तो लेकिन इंडिया शुरू से एक सॉफ्ट पावर कंट्री है, यानी हम मिलिट्री भय से, यानी प्रेम के माध्यम से, पीस के माध्यम से, डेमोक्रेसी के माध्यम से अगर हम पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं तो ऐसा कंट्री एक सॉफ्ट पावर माना जाता है। तो टूरिज्म सेक्टर भी हमारे सॉफ्ट पावर को इंडिकेट करने का एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि अब डिफरेंट टाइप के टूरिज्म हम इंडिया में कर रहे हैं। मेडिटेशन है, स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, एडवेंचर है, कई प्रकार के टूरिज्म। इन टूरिज्म के माध्यम से हम लोगों को भारत के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लोग भारत आकर के भारत के बारे में जान रहे हैं और हमारी एक इंटरनेशनल पहचान बन रही है। खास करके जब से योगा को इंटरनेशनल डे 21 जून को घोषित किया गया है, तब से इंडिया में एक अच्छी पहचान भारत की बन रही है। तो इस प्रकार से टूरिज्म को हम एक सॉफ्ट पावर के रूप में यूज कर रहे हैं और जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत और भारत के पर्यटन का महत्व जो है वो उजागर हो रहा है। 20वें नंबर पे है इंडियन हेरिटेज इन डिजिटल स्पेस। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एक मंथ का एग्जीबिशन भारत के विभिन्न जगहों पर चलाया जाता है और उसमें भारत के पर्यटन के महत्व को, भारत में पर्यटन के इंपॉर्टेंट साइट्स को डिजिटली दिखाया जाता है ताकि उसको देखने वाले लोगों के मन में उस जगह तक पहुंच करके पर्यटन करने की भावना जागृत हो सके। 21 में विरासत। इसको वैसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा होगा यहाँ पर। ठीक है, विरासत ये क्या है? एक 3D प्रिंटेड रेप्लिका ऑफ सेलेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, यानी भारत के कुछ महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स का 3D पिक्चर जो है डिजिटली दिखाया जाता है और देखने वाले को ऐसा लगता है कि हम साक्षात उस चीज को अंदर बाहर से देख रहे हैं। तो हमारी जिज्ञासा उसको फिजिकली रूप में देखने की और ज्यादा जागृत होती है और टूरिज्म की भावना मन में आती है। 22 नंबर पे आइस डैश और अतिथि, ये दो जो हैं एक आईटी रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। इन दोनों की शुरुआत सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम CBIC, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट है ये। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनकम टैक्स एंड कस्टम और NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है। ठीक है, इससे टूरिज्म कैसे बढ़ेगा देख लेते हैं। आइस डैश, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये EODB लिखा है, इसका मतलब समझिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड ऑफ द इंडियन कस्टम हेल्पिंग पब्लिक सी द डेली कस्टम क्लियरेंस। भारत में बाहर से आने वाले लोग अपने साथ जो साजो सामान लेके आते हैं, माल ढाल, उनको कस्टम क्लियरेंस, उन व्यक्तियों को, उनके सामानों को कस्टम क्लियरेंस ऑनलाइन तरीके से देखा जा सकता है। दूसरी अतिथि, ये एक मोबाइल ऐप है जिसमें इंटरनेशनल ट्रैवलर्स
फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स टू फाइल द कस्टम डिक्लेरेशन इन एडवांस। ठीक है, इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कितने लोग बाहर से आ रहे हैं, क्या साजो सामान उनके साथ होगा, ठीक है, उसको एडवांस में वो फिल करके कस्टम लोगों को जानकारी दे देते हैं और फटाफट कस्टम क्लियरेंस जो है वो हो जाता है। तो अगर कस्टम क्लियरेंस में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती तो भी टूरिज्म की भावना बाहर वाले लोगों के मन में भारत आकर घूमने की बढ़ती है। तो ये दो ध्यान रखना है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा किया गया शुरुआत नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा शुरू किया गया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये मदद तो करता है टूरिज्म बढ़ाने में। ठीक है, अगला हम देखते हैं प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। ठीक है, ये प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू नहीं किया है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने शुरू किया है, विदेश मामलों का मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को शुरू किया। 2009 में ये कार्यक्रम शुरू हुआ। क्या है ये कार्यक्रम, देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ इंडियन डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा माने भारत के वे लोग जो अब विदेशों में रहते हैं, उस पूरे उसमें आते हैं एनआरआई, पीआईओ, ठीक है, इन सबको मिलाकर बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। तो अ ग्रुप ऑफ इंडियन डायस्पोरा विल बी टेकन ऑन अ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टूर ऑफ रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार भारत के बाहर रहने वाले लोगों को भारत सरकार अपने खर्चे पर भारत के रिलीजियस प्लेसेस का विजिट करवाएगी, साल में 2 बार। ठीक है, तो ये कार्यक्रम है प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। इससे जब वो लोग भारत में आएंगे तो भारत के केवल तीर्थ स्थलों को तो नहीं देखेंगे, ठीक है, गुजर रहे हैं कहीं से तो भारत की में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखेंगे, आने वाले वाली जो रास्ते में पार्क पड़ रहे हैं, भारत में जो हाइजीन है, भारत में एजुकेशन है, भारत में डिजिटलाइजेशन वगैरह जो कुछ हुआ है, तो वो भारत से प्रभावित होकर के उससे भारत में वो इन्वेस्ट करने के लिए भी आतुर होंगे, क्योंकि अब भारत में इन्वेस्टमेंट का माहौल अच्छा बन रहा है, भारत बार-बार आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा। ऐसे तमाम इकोनॉमिक बेनिफिट्स हमको एनआरआईज के यानी इंडियन डायस्पोरा के लोगों के भारत आने पर हमको मिलेगा। इस योजना में प्रेफरेंस विल बी गिवन टू जहाजीज या गिरमिटिया कंट्रीज। ठीक है, जहाजी या गिरमिटिया कंट्री किनको कहते हैं? अंग्रेजों के समय में यानी 1700 से लेकर के और मोटा मोटा लगभग 1900 तक, इन 200 सालों में अंग्रेज लोगों ने भारत में तो अपना कब्जा किया ही था। इसके अलावा वो कैरेबियन जो देश हैं जैसे क्यूबा है, जमैका है, हैती है और ये फिजी है, मॉरिशस है, इन देशों में भी उन्होंने कब्जा किया था। तो भारत से अंग्रेज लोग वहां पर शुगर केन की खेती करने के लिए भारत से मजदूरों को इन देशों में ले जाकर के बसा दिया, फिर वो लोग वहीं पर बस गए और वहीं पर रह गए। इसलिए इन देशों में आज भी भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, जब भारत के इन मजदूरों को इन देशों में ले जाकर के बसाया जाता था तो उसके लिए परमिट साइन करना पड़ता था मजदूर को। देसी भाषा में उस परमिट को गिरमिट कहा जाता था। ठीक है, इसीलिए भारत के वे मजदूर जो इन देशों में गए गिरमिटिया कहलाते थे, या जहाज से जाते थे तो जहाजीज कहलाते थे। ठीक है, तो जिन जिन देशों में भारत के ऐसे मजदूर गए और बस गए, आज उन देशों को गिरमिटिया या जहाजी कंट्रीज कहते हैं। और उन देशों में कौन कौन आते हैं? कैरेबियन आइलैंड के देश हैं, फिजी, मॉरिशस, सुरीनाम, गुयाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, जमैका और भी एक दो देश होंगे। ठीक है, आप कैरेबियन सी में देख लेंगे, उसमें जो सारे कंट्रीज हैं उनको हम गिरमिटिया या जहाजी कंट्रीज कहते हैं। तो इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर भारतीय मूल के बहुत सारे लोग रहते हैं और अच्छा खासा वहां पर वो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं। ठीक है, चलिए 24वें नंबर पे हम आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और भारत सरकार ने कुल मिलाकर के विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि एक 24x7 टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, जो कि 1800 समथिंग जो भी नंबर होगा। ठीक है, तो ये नंबर लॉन्च किया गया। 24x7 का मतलब ये नहीं कि उसको गुणा करके और निकाल दो, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। 24x7 का मतलब होता है 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगा ये टोल फ्री नंबर। ये 12 विदेशी भाषाओं में, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, ऐसे अंग्रेजी, ऐसे कई भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो भारत में आने वाले लोग हैं वो टोल फ्री नंबर से अवेयर रहे और उनको कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो फटाक से जो है इंफॉर्मेशन पुलिस तक पहुंचा सके। सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया है, अतिथि देवो भव, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया, ऐसे कई कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। टूरिस्ट पुलिस की भी बात की गई है जिसके बारे में पहले से
देख चुके हैं। तो इस प्रकार से इन सब माध्यमों से सिक्योरिटी व्यवस्था भारत में चाक चौबंद की गई है। 25वें नंबर में हम देखते हैं स्पेशल बोर्ड्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में विभिन्न प्रकार के पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अलग अलग कुछ बोर्ड बना रखे, जैसे हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। इस बोर्ड का काम है भारत में होटलों की व्यवस्था को इंटरनेशनल लेवल पर लेके आना, बेहतर क्लास के होटल्स और होटल में जो सुविधाएं हैं, वाईफाई सुविधा होनी चाहिए, पार्किंग की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे कमरे होने चाहिए, ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं ये इस बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। दूसरे नंबर पे नेशनल मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म बोर्ड। ये भारत में मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने का काम करेगा, यानी भारत में ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट की पद्धतियों का बाहर प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोग उससे प्रभावित होकर भारत में आए और उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके। टास्क फोर्स ऑन एडवेंचर टूरिज्म। एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट करने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। 26वें नंबर पे है नीति आयोग स्ट्रेटजी। नीति आयोग ने भी कुछ कदम उठाए हैं भारत में पर्यटन को बढ़ाने के लिए। उनमें से पहला है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स। भारत की आइलैंड्स एकदम पिछड़े से हैं, वहां पर्यटन की अवसर तो बहुत हैं, लेकिन वहां पर उतना डेवलपमेंट नहीं किया गया है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड्स का डेवलपमेंट इस तरीके से किया जाए वहां बेस्ट क्लास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वहां पर एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, पोर्ट्स बनाए जाएंगे और इसके अलावा वहां पर अच्छी क्लास की होटल्स, ये तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएंगी। आइलैंड वाटर विलास, ठीक है, जैसे कि मॉरिशस, थाईलैंड जैसे देशों में चलते हैं आइलैंड वाटर विलास, जो पर्यटन को प्रभावित करने के काफी बड़े सोर्स हैं। तो इस प्रकार से भी शुरुआत किया जाएगा और इन आइलैंड्स में फिल्म सिटी डेवलपमेंट, माने फिल्म सिटी बनाई जाएंगी डिफरेंट आइलैंड्स में, ठीक है, ताकि देश विदेश के लोग आकर के वहां पर फिल्म की शूटिंग कर सकें। इस बहाने टूरिज्म भी बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज की प्राप्ति होगी, ठीक है। चलिए 27वें नंबर पे आते हैं स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। भारत के विभिन्न राज्य सरकारों ने भी पर्यटन को बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए हैं, जिनमें से मैं एक का उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे केरल ने एक अपना कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है यल्ला केरला। यल्ला माने हमारा केरल, ठीक है, और चूंकि केरल के ज्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, कुवैत, तो वहां पर इसको प्रमोट किया गया है यल्ला केरला कैंपेन को, और ये बहुत बड़ा कैंपेन हुआ है। इससे जो केरल के रहने वाले, यूएई में जो रहने वाले लोग हैं केरल के, इवन और उन कंट्रीज के उनके अपने लोग भी केरल के इस पूरे कैंपेन से प्रभावित हुए। ऑलरेडी केरल बहुत ब्यूटीफुल है, गॉड्स ओन कंट्री केरल को कहा जाता है, तो इससे प्रभावित होकर के केरल में पर्यटन के अवसर बहुत ज्यादा बढ़े हैं। इसलिए इसने गोल्ड मेडल का जो अवार्ड है वो जीता है, किसके द्वारा? एशिया पैसिफिक ट्रैवल एसोसिएशन, APTA, ठीक है। चलिए, तो इसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार ने, कर्नाटक ने, हरियाणा ने, सभी सरकार ने अपने यहाँ टूरिज्म के डिफरेंट कैंपेन्स चला रखे हैं। पूरी लिस्ट आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको जब कभी मेंस एग्जामिनेशन में ये पूरी बात लिखनी तो आपको एक दो उदाहरण देना पड़ता है, ये नहीं कि पूरे सारे राज्यों को आप लिख दें, ठीक है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमने केरल के बारे में यहाँ लिख दिया। चलिए 28वें नंबर पे हम देखते हैं पर्यटन पर्व, पर्यटन महोत्सव, भारत पर्व, ऐसे अनेक कार्यक्रम समय समय पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और भारत सरकार के और कई मिनिस्ट्रीज द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ताकि इसके माध्यम से भारत में पर्यटन के महत्व को, भारत में पर्यटन की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, भारत में पर्यटन के लिए कितने इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये तमाम बातों को यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, इन कार्यक्रमों के माध्यम से उजागर किया जाता है। 29वें नंबर पे हम लोग देखते हैं नेशनल, मिट गया यहाँ थोड़ा सा, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी। समय समय पर भारत सरकार टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नेशनल पॉलिसीज बनाती है। ऐसी पहली नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 1982 में बनी, फिर 2002 में बनी और वर्तमान 2015 में बनी, जिसके अंतर्गत टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा देकर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय इस नीति में किए। 30वें नंबर पे हम देखते हैं प्रमोटिंग ट्रिपल-P मॉड एंड इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन। ट्रिपल-P मॉड का मतलब यह है कि टूरिज्म सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम करना है, जैसे होटल बनाना है, फूडिंग के लिए बनाना है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट करना है, तो इसके लिए ट्रिपल-P मॉड को प्रमोट किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया जाए। इस बात पर अब काफी ज्यादा सरकार ध्यान दे रही है। इसके अलावा इंटर मिनिस्ट्रियल कॉपरेशन,
टूरिज्म को डेवलप करने में डेवलपमेंट का के लिए केवल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिस्पांसिबल नहीं है, बल्कि और भी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर के भारत में टूरिज्म को बढ़ाया जाए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग डेवलपमेंट, क्योंकि सिटी वगैरह अच्छे होंगे, स्लम नहीं होंगे तो वहां पर पर्यटन बढ़ेगा, तो ये प्रयास कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग या मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, इसी प्रकार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिलकर के स्पेशल ट्रेन्स, लग्जरी ट्रेन्स टूरिज्म को बढ़ाने के लिए चला रहे हैं। इंडियन रेलवे ने भी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन खोल रखा है। तो ऐसे कई मिनिस्ट्रीज के बीच में मिलकर के भारत में पर्यटन को बढ़ाने के लिए, इससे पर्यटन तो बढ़ेगा, साथ में जिस मिनिस्ट्री के साथ टाई अप किया गया है उससे रिलेटेड चीज भी बढ़ेगी। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ अगर टाई अप किया गया है तो भारत में रेल की गति भी बढ़ेगी और साथ में टूरिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन। MOUs विद वेरियस कंट्रीज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कई देशों के साथ हमने साइन किया है, जापान के साथ किया है, फिनलैंड के साथ किया है, नॉर्वे के साथ किया है। इनके साथ हम ये अंडरस्टैंडिंग हमारी ये होती है उनके साथ में कि वे कंट्रीज भारत के जो पर्यटन के क्या इंपॉर्टेंस है अपने देश में बताएंगे और उन देशों के बारे में भारत अपने यहाँ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जानकारी देगा और एक देश का आपस में एक दोनों देशों के बीच में टूरिज्म का जो है वो एक टूरिज्म के टूल में दोनों देशों के बीच में सहयोग भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा। ठीक है, 32वें नंबर पे हम आते हैं प्रोजेक्ट मौसम। प्रोजेक्ट मौसम क्रॉस कल्चरल लिंकेजेस एंड revived historic maritime cultural and economic ties with 39 Indian Ocean countries। IOC का मतलब इंडिया। ठीक है, प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने शुरू किया, ध्यान रखना। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको शुरू किया है और इसमें भारत 39 उन कंट्रीज के साथ में जो इंडियन ओशन से रिलेटेड हैं उनके साथ में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम करेगा। ठीक है, जिसके माध्यम से इन 39 कंट्रीज को कि आपस में एक दूसरे देशों की कल्चरल जानकारी प्राप्त होगी और इससे टूरिज्म के अवसर बढ़ते हैं। 33वें नंबर पर हम लोग देखते हैं इंडिया टूरिस्ट मार्ट। ये एक इनिशिएटिव्स है, 2018 में इसको शुरुआत किया गया था। ये है क्या? अ 3-day इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय फेथ एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। फेथ क्या है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फेथ और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म मिलकर के ये कार्यक्रम जो है आयोजित करते हैं, जिसमें टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, होटल्स चलाने वाले और जो है गाइड ऑपरेट करने वाले और जितने भी ट्रैवल एजेंसीज वगैरह हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म में ला करके भारत में क्या अपॉर्चुनिटीज है, उसमें भारत सरकार क्या मदद कर सकती है टूरिज्म बढ़ाने के लिए, उस पर चर्चा की जाती है। ठीक है, एक बात यहीं पर याद रखनी कि जो फेथ ऑर्गेनाइजेशन है ये इंडियन होटल सर्वे नामक एक रिपोर्ट हर साल पब्लिश करती है। ठीक है, तो कभी आ जाए कि इंडियन होटल सर्वे कौन पब्लिश करती है तो आपको ये ध्यान रखना। चलिए 34वें नंबर पे हम आप देखते हैं। 34वें नंबर पे है इन्वर्टेड कॉमा में है हैशटैग माई इंडिया माई ट्रिप। ये एक कैंपेन है जिसको मेक माई ट्रिप ने चलाया है, जिसके माध्यम से भारत में पर्यटन के क्या क्या अवसर हैं लोगों को जानकारी दी जाएगी और उससे डोमेस्टिक हमारा जो पर्यटन है वो बढ़ेगा। ठीक है, 35वें नंबर पे है ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी फर्म्स लाइक हिल्टन, रेडिसन एक्सेट्रा ओपनिंग देयर होटल्स इन इंडिया। अब भारत सरकार ने 100% FDI तो दे दिया है, उसका प्रभाव भी ये पड़ रहा है कि दुनिया भर में जो बेस्ट होटल्स, बेस्ट कैटरिंग, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी सर्विस देने वाली कंपनीज हैं, अब वो भारत में आकर के अपने भारत में होटल्स खोल रहे हैं और टूरिज्म रिलेटेड अन्य प्रकार की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और भी कई स्टेप्स हैं, ये 35 होगा इतने बहुत है। ठीक है, कुछ और स्टेप्स छूटे होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको 1-2 पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किए हैं भारत में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो पहला है एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान, ये कार्यक्रम है। ठीक है, एडॉप्ट अ हेरिटेज माने विरासत को अपनाइए। ये कार्यक्रम 2017 में शुरू किया गया। ठीक है, इसको कई लोगों ने मिलकर के शुरू किया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेशन इसमें है। ठीक है, ये क्या है? इसमें भारत के 93 मॉन्यूमेंट्स को, स्मारकों को चिन्हित किया गया है। ये स्मारक प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे कुछ पीरियड के लिए। प्राइवेट सेक्टर
उस मॉन्यूमेंट्स को डेवलप करने में, उसमें बेहतर व्यवस्था लाने में, उसको रंग रोगन कराने में, ठीक है, अपना पैसा लगाएगी और उतने सालों तक, जितने सालों के लिए उसको दिया गया है, उससे जो आमदनी होगी वो आमदनी उस प्राइवेट एजेंसी द्वारा रख ली जाएगी और उसके बाद फिर वो भारत सरकार के सुपुर्द कर दी जाएगी, ठीक है। और अगर एग्रीमेंट हो गया तो आगे भी वो कंटिन्यू करते रहेंगे और कुछ रेवेन्यू शेयरिंग भारत सरकार और उस प्राइवेट एजेंसी के बीच में तय कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भारत के स्मारकों का प्राइवेटाइजेशन नहीं है, ठीक। चलिए देखते हैं ये स्कीम क्या है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट ऑफ 93 मॉन्यूमेंट्स। भारत के 93 मॉन्यूमेंट्स को डेवलप करने के लिए प्राइवेट कंपनीज की मदद ली जाएगी, ठीक है। और इसमें जो प्राइवेट कंपनीज होंगे, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको मॉन्यूमेंट मित्र के नाम से जाना जाएगा, ठीक। सो फार अब तक 10 मॉन्यूमेंट्स को प्राइवेट कंपनीज ने एडॉप्ट कर रखा है, 83 को और आने वाले समय में एडॉप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इनमें से मैं आपको 2 उदाहरण लिख दिया है। जैसे रेड फोर्ट है, लाल किला, तो उसको किसने एडॉप्ट किया है? उसको एडॉप्ट करने वाली प्राइवेट कंपनी का नाम है डालमिया भारत लिमिटेड। ये एक टूरिज्म से रिलेटेड कंपनी है, इसने उसको एडॉप्ट किया है। दूसरे नंबर पे कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को एडॉप्ट करने वाली कंपनी है यात्रा ऑनलाइन, ठीक है। अभी तक 10 मॉन्यूमेंट्स में से 6 मॉन्यूमेंट्स को यात्रा ऑनलाइन ने एडॉप्ट किया है और 2 को डालमिया भारत लिमिटेड ने और 2 को किसी और कंपनी ने, ठीक है। तो अभी तक मैंने सबसे ज्यादा जो एडॉप्ट किया है वो यात्रा ऑनलाइन द्वारा एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्राइवेट पार्टिसिपेशन से एक तो सरकार का बर्डन कम होगा और प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और रंग रोगन सारी व्यवस्था वहां पर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये पर्यटन बढ़ाने वाला कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन इससे पर्यटन को मदद मिलती है। ये कार्यक्रम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा शुरू किया गया। आप याद रखिए, जहां पर मैं किसी दूसरे मिनिस्ट्री का नाम नहीं लेता, वो सारी चीजें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने किया है। और जैसे ही मैं कोई दूसरी मिनिस्ट्री का नाम लेता हूं, इसका मतलब ये है कि इस कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नहीं, किसी और ने शुरू किया, ठीक है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया था 31 अक्टूबर 2016 को, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है सरदार पटेल का, ठीक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पूरे भारत में एकता और अखंडता, भारत में यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना को मजबूत करना, इससे पर्यटन को भी बल मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया घूमने नहीं जाते या नहीं जाना चाहते या नॉर्थ ईस्ट नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बताया जाएगा कि हम सब इंडियंस हैं, हम सब में यूनिटी इंटीग्रिटी होनी जरूरी है, हम सब एक भारत से बिलोंग करते हैं, हम सब श्रेष्ठ भारत से बिलोंग करते हैं। और ये संकल्पना भी तभी पूरी होगी जब हम यूनिटी और इंटीग्रिटी की भावना के साथ इंडिया में रहेंगे। इसीलिए उनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर को भारत सरकार द्वारा नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाए जाने का भी फैसला लिया गया है, ठीक है। ये तमाम बातें यहां तक हो गई, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है कुछ और कार्यक्रमों के बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम लोग देखेंगे, ताकि जैसे प्रसाद योजना क्या है, स्वदेश दर्शन स्कीम क्या है, ऐसे कुछ योजनाओं के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। और इसके बाद हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टूरिज्म रिलेटेड नेशनल और इंटरनेशनल आंकड़ों के बारे में बात करेंगे और उसके साथ टूरिज्म सेक्टर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।